में आ जाइए। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि राम मंदिर बेकार है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको राम मंदिर बेकार लग रहा है तो समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछता हूं, गाजियाबाद का हज हाउस अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। आगरा का मुगल गार्डन बनवाया आपने, वो अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। उत्तर प्रदेश के जिले जिले में आपने कब्रिस्तान बनवाए, वो अच्छे थे और राम मंदिर बेकार है। जबकि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पक्की कब्र और कब्रिस्तान कुफ्र है। यह बुखारी की हदीस में बहुत साफ है, जो जाके कई मुस्लिम उलेमाओं से कंफर्म कर सकते हैं कि स्वयं मोहम्मद साहब ने कहा है कि कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद वो कब्रिस्तान बनवाना अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। इनके लिए वो उत्तर प्रदेश अच्छा था जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम और छोटा शकील के लिए जाना जाता था। और आज वो उत्तर प्रदेश इनके जमाने में जहां अपराध को एक सैद्धांतिक स्वीकार्यता मिल गई थी। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, फिल्में क्या बनती थी यूपी में, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, मिर्जापुर, यानी पूरी अपराध केंद्रित फिल्में बनती थी। ये अच्छा था। और आज अयोध्या, काशी, प्रयाग, कुशीनगर, यहां पे उभरता हुआ उत्तर प्रदेश, ये बेकार है। अरे महोदय, मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ये बताइए, सूर्य तिलक हुआ रामनवमी के दिन, इतना स्ट्रांग, इतना शानदार साइंटिफिक कैलकुलेशन, वो बेकार था। 1 लाख करोड़ का व्यापार तो केवल उस समय हो गया जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ मंदिर का, एयरपोर्ट बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, वो बेकार था। इससे एक बात यह भी साफ हो गई है कि श्री राम को काल्पनिक कहने वालों से लेके, राम और शिव में लड़ाई करवाने वालों से लेके, भगवान कृष्ण की द्वारका जिसमें दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जी नीचे गए थे, उसका मजाक उड़ाने वालों तक के लिए वो सब कुछ बेकार है और क्या अच्छा है। इसलिए मैं इसमें इनसे एक और बात पूछना चाहता हूं, बहुत साफ, कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन यह साफ करे कि यदि उनकी नजर में राम मंदिर बेकार है तो क्या वो शाहबानों की तरह अपने ख्वाबों ख्यालों में आने वाली सत्ता, जो आनी नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलटने की तमन्ना रखते हैं, या कोई कानूनी पेच निकालकर जैसे 1949 में श्री राम मंदिर पे ताला लगवा दिया था, वैसे ताला लगवाने की तमन्ना रखते हैं। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, राम मंदिर के लिए बेकार शब्द प्रयोग करने वाले उत्तर भारत में उनके सबसे बड़े सहयोगी दल और इंडी गठबंधन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप राम मंदिर पर दोबारा ताला लगाने की तमन्ना रखते हैं? तो मैं ये भी बताना चाहता हूं एक और बात, आप ये एक्चुअल में लड़ाई जानते क्या है? इनको मुस्लिम समाज से भी कोई लेना देना नहीं है। ये इंडी गठबंधन के दलों की आपस की लड़ाई है। ये कांग्रेस जो मुस्लिम आरक्षण कर रही थी ना, तो राजद और सपा घबरा गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ही वोट ले उड़े। तो लालू जी अलग बोल रहे हैं, राम गोपाल जी अलग बोल रहे हैं। ये वैसी स्थिति है जैसे जाड़े में कहते हैं ना हर कंपनी कि मेरा च्यवनप्राश सबसे अच्छा है, ये तुम्हारी सेहत के लिए सबसे बढ़िया है। तो इसमें किसी को किसी के ईमान से मतलब नहीं है, सबको अपने अपने दुकान के सामान से मतलब है। और हर दुकानदार को लग रहा है कट्टरपंथी मुसलमानी मेरी दुकान का सबसे बड़ा सामान होना चाहिए। तो मैं अब यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अब वो साफ होकर आ गया है और इंडी गठबंधन के चेहरे के ऊपर मुस्लिम आरक्षण का स्वरूप अब पूरी तरीके से साफ हो गया। अब ये कितना भी किंतु परंतु कर लें, उनके मन में श्री राम मंदिर के प्रति जो हिकारत है वो साफ हो गई है। कुछ भी कर लें, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूं,
इंडी गठबंधन के लिए कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। वो हकीकत पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, मगर हम भी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर 500 वर्ष के भारतीय समाज और हिंदू समाज के रक्त रंजित इतिहास के बाद, तमाम रक्त के बलिदान के बाद बना था। तो कोई सपने में न सोचे कि कोई उसकी किसी भी प्रकार के परिवर्तन की जो तमन्ना दिल में है, वैसे वो दिल की हसरत दिल्ली में रहने वाली है, मगर हसरत रहने वाले भी सुन लें कि हम वो संकल्प रखते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और 140 करोड़ भारतीय सब के सब वो मन में भाव रखते हैं कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे, अगर आपके अरमानों को पूरा हम होने नहीं दें। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जो किया है और इंडी गठबंधन के तमाम दलों और की सरकारें ने जो किया है पंजाब से लेके बंगाल तक, उससे साफ हो जाता है कि हिटलर शाही किसके में। और मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए दोबारा बता देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो क्या क्या नहीं बोला गया है। कब्र खुदेगी, मौत, मौत का प्रकार, बोटी बोटी, हिटलर की मौत तक बोला गया है ना। उसके बावजूद वो लोग जलवाए जलाल से घूम रहे हैं और उसमें हिटलर शाही नजर आ रही है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मजदूर सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की छवि दिखती है, तो वो उस ढंग से हिटलर के चेले नजर आते हैं। तो 2 साल जेल रहे थे मजदूर सुल्तानपुरी, कोई वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे, वो मशहूर शायर थे। 2 साल इस मुद्दे पे जेल में रखा गया एक व्यक्ति को कि उसने आर्टिकल लिख दिया कि नेहरू जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की छवि निकल आती है। वो हिटलर शाही नहीं थी, हिटलर की मौत, कब्र खुदेगी, बोटी बोटी कर डालेंगे, उसके बाद घूमते हुए लोगों के ऊपर कहना वो उनको हिटलर शाही नजर आती है। ममता जी इससे पहले भी कार्टून बनाने पे किसी को जेल में डाल चुकी हैं, तो पंजाब में कुछ और हो चुका है। तो मुझे लगता है देश की जनता को साफ समझ में आता है कि चेहरे पे नकाब लगा के असली हिटलर कहां खड़ा है। और ये वो सारी पार्टियां हैं जो एक परिवार आधारित अधिनायकवादी पार्टी, जहां माई वे और हाई वे ही है, दूसरा कोई वे है ही नहीं। देखिए, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। भारत जिस प्रखरता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ उभर कर पिछले 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आया है, जो हमारा मान सम्मान, गौरव और स्वाभिमान दिखा है, तो मानी हुई बात है बहुत सी शक्तियों के कलेजे पर सांप लौट रहा होगा। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि विदेश में एक नहीं अनेक जगहों पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसी कॉन्फ्रेंस हुई। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, पाकिस्तान की सीनेट की, यानी अपर हाउस की कमेटी ऑफ होल 2016 की रिपोर्ट जाके पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि किस ढंग से भारत में मोदी जी की सरकार को और हिंदूवादी शक्तियों को कमजोर करना है। और अभी अभी फवाद चौधरी तो बोले चुके हैं कि बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी जाने चाहिए, उसके बाद। और दूसरा, उससे बड़ी बात, आपको ध्यान नहीं है कि एक बहुत बड़े बिलियनर बोले थे कि $1 बिलियन उन्होंने रखा हुआ है कि मोदी जी को सरकार से बाहर करेंगे। और ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वही सब लोग पीछे से रहते हैं।
बस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 से 160वें नंबर पे है। मैं अपने विरोधियों से कह रहा हूं, हाँ भाई जान के पता तो कर लो कि पाकिस्तान भी हमसे आगे, अफगानिस्तान भी हमसे आगे, जहां 2 AK-47 लेकर पीछे खड़े हुए एंकर बोल रहा था। क्यों? ये वही शक्तियां हैं जो उन चीजों को वो करती हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, पूरे विश्व के लिए इस समय भारत के लिए यह अमृतकाल एक चुनौती का काल है, क्योंकि भारत का उद्भव संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है और एक नहीं अनेक शक्तियां इस समय भारत को रोकने के लिए खड़ी हैं। मगर हम आश्वस्त हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, चाहे कितनी भी प्रतिकूल धाराएं विदेश से आएं या देश के अंदर से आएं, अंदर या बाहर से आएं, अंदर वालों से हाथ मिलाकर बाहर के लोग काम करें। और बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो बाहर वालों की भाषा और अंदर वालों की भाषा बिल्कुल एक होती है। तो मुझे लगता है हम आश्वस्त हैं कि उसके बावजूद हम उन चीजों से पार पाएंगे। तो मोदी जी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। ये जितनी भी स्ट्रीम धाराएं आएंगी, सबसे भारत और मजबूती से उभर कर आएगा।